नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का एक विषय भाषा, व्याकरण और लिपि को पढ़ने और पढ़ाने के लिए। पिछली कक्षाओं में आपने ये विषय पढ़ चुके हैं, फिर भी इस बार मैं इस विषय को लेकर आया हूँ। आप सभी जानते होंगे भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को बोल करके, लिख करके आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से वह शेयर करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा हुआ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप पाए जाते हैं, उसमें है मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा का मौखिक रूप जो बच्चा है वह जन्म से ही धीरे धीरे सीखना या बोलना शुरू कर देता है, परंतु लिखित रूप जो है वह अभ्यास के द्वारा विद्यालयों में या अपने अभिभावकों के द्वारा वह लिखना शुरू करता है। तो भाषा के दो रूप हुए। मौखिक में जैसे बातचीत करना, कहानी सुनाना, ये मौखिक रूप के प्रकार हैं। परंतु लिखित रूप में आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होगा। अब भाषा से संबंधित हम जाएं मातृभाषाएं, तो प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं। मातृभाषा वह होती है जो बच्चा अपने माता पिता से जिस भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषाएं या मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी को राजभाषा के रूप में मनाते हैं, उसे हम हिंदी दिवस भी कहते हैं। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी हिंदी के प्रति जो है वह जागरूक हो। अब हिंदी के उसी रूप में हमें मानक भाषा का अर्थ होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का तात्पर्य है कि जिस भाषा को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या साहित्यिक भाषा कही जाती है उसे मानक भाषा के रूप में कहा जाता है या माना जाता है। समाचार पत्र, किताब, पुस्तक आदि में लिखे गए जो भाषाएं हैं वह मानक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब भाषा का जो दूसरा रूप है वह भाषा का है कि वह बोलना ही भाषा सबसे बना हुआ है, बोलना अर्थात बोली। अब हिंदी जो है ऐसे 18 प्रकार की बोलियों से मिलकर बना है। 18 प्रकार की बोलियां हिंदी में बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। अब बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता है। तो भाषा और बोली में संबंध जानने के लिए सिर्फ इतना आप समझें कि बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली एक विधा है। जैसे मान लीजिए कि अवधि में रामचरितमानस लिखा गया है, वह जो है उत्तर प्रदेश के एक विशेष क्षेत्र में जो ली जाती है। ब्रज एक बोली है जो मथुरा, आगरा के आसपास बोली जाती है। वैसे आप बिहार में चले जाएंगे वहाँ मैथिली, मगही, वैदेही, राजस्थान चले जाएंगे मारवाड़ी, जयपुरी, फिर उसी तरह आप छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे बाघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणा में चले जाएंगे तो हरियाणवी। इस प्रकार बोलियों का एक विस्तृत क्षेत्र है, परंतु उसे आप भाषा नहीं कह सकते। भाषा तभी आप कहेंगे जब उसमें लिखा पढ़ा जा रहा हो। हाँ,
यहाँ कुछ विद्यार्थियों को यह असमंजस की स्थिति होगी कि सर हम ब्रज भाषा सूरदास का पढ़ते रहेंगे, मीरा के पदों में भी हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो तो लिखित रूप है साहित्य में। हाँ, कुछ बोलियों में साहित्य रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि रामचरितमानस जो है वो अवधी बोली में लिखा गया, उसको अवधी भाषा भी कहा गया। भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि उसको साहित्य, तो भाषा न रह करके वह एक उपभाषा है। वैसे मगही, मैथिली और ब्रज ये जो भाषाएं, इसमें साहित्य पाया जाने लगा, इसलिए ऐसी बोलियों को हम जो है वह उपभाषा या भाषा का दर्जा दिया जाना लगा। अब उस भाषा के उसी क्रम में हम चलते हैं तो वह है लिपि। अब भाषा बोला तो जा रहा है, समझा तो जा रहा है, परंतु उसको लिखा जा रहा है, जिसे आपने लिखित रूप कहा है। तो लिखने का जो ढंग है, तरीका है, उसी को आप लिपि कहते हैंगे। तो अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैंगी। जैसे लिपि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिए। जैसे संस्कृत हुआ, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, नेपाली हुआ, ये सभी भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उसी प्रकार जो हम अंग्रेजी हम बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, उसकी भाषा अंग्रेजी है, परंतु उसकी लिपि जो है वो रोमन है। उसी तरह पंजाबी की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। उसी प्रकार उर्दू की लिपि अरबी और फारसी है। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि जो है वह स्थायी रूप होता है। अब भाषा जो हम बोलते, पढ़ते, लिखते हैं, अब वह सही है या गलत, इसकी जानकारी देने के लिए हमें किसका ज्ञान आवश्यक है? व्याकरण का। व्याकरण के तहत ही हम अच्छी तरह से बोलना, लिखना सीख पाते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र हुआ, व्याकरण का तात्पर्य हुआ, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा विद्यार्थी सही ढंग से या शुद्ध ढंग से पढ़ना लिखना जानता है। अब व्याकरण को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है वह है वर्ण विचार, जिसको हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द विचार, और शब्द विचार के द्वारा शब्दों का निर्माण हुआ। और तीसरा जो प्रकार है वह है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के व्याकरण के 3 भाग हुए। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो विद्यार्थियों, आज हमने भाषा, व्याकरण और लिपि का एक संक्षिप्त रूप देखा है, जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें देखा भाषा की परिभाषा। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मातृभाषा, फिर राजभाषा, मानक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। विद्यार्थियों, इससे संबंधित आपको कार्य पत्रिका पहले दिया जा चुका है, जिससे आप लोगों ने कर लिया होगा। इस पाठ को पढ़ाने का तात्पर्य है कि एक बार पुनः आप इस विषय से अवगत हो जाएं। धन्यवाद।